हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो स्पेशल मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो DSSB के मतलब एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये क्लास बनाई है मैंने। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अल्फ़ा बीटा, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट गिवन हैं और अल्फ़ा ग्रेटर देन है बीटा से। Tn अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई एक रिलेशन है जिसका नाम Tn रख दिया। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ T में, मतलब आपको कुछ भी, ये तो मैंने एक एक्सप्रेशन रख दिया, यहाँ पे T में कोई और रिलेशन भी हो सकता है, उसको आपने वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रेडीमेड किए जा सकते हैं। रेडीमेड इन द सेंस किया, ये पर्टिकुलर किसी अब फॉर्मूले से तो होने वाला नहीं है, कोई लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है इस टाइप से कि भाई ये तो पैराबोला का चैप्टर है या ये कॉम्प्लेक्स का चैप्टर है तो उसमें से ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका ये रूट है, बस इस छोटे से लॉजिक को लेके क्वेश्चन बना दिया और यहाँ पर्टिकुलर तुम्हें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तुम्हें एक बात समझ आ रही है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। कौन कौन से टॉपिक है? एक तो ये है भाई रूट वाला, और दूसरा ये रिलेशन वाला, और तीसरा इस रिलेशन का यूज़ करके ये वैल्यू निकालना। मेन ये 3 स्टेप है, 1, 2 एंड 3। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। तो भाई पहले ये स्टेप यूज़ करो। अल्फ़ा और बीटा इसके रूट गिवन है तो हम सिर्फ क्या कहेंगे, भाई अल्फ़ा बीटा इसके रूट है तो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट हम यही शुरू करेंगे, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा दीज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम कहेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n का रिलेशन Tn गिवन है, दैट मीन्स, और आपने n को यहाँ 22 T20, यानी अगर n के T22 मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। और T22 कब आएगा? अल्फ़ा की पावर 22 माइनस बीटा की पावर 22। बात समझ आ रही है? T20 कब मिलेगा? n को 20 पुट करोगे, अल्फ़ा की पावर 20 माइनस बीटा की पावर 20। ये चीज़ हमें पता है यहाँ से फाइंड आउट की जाएगी। और अल्फ़ा की पावर 22 निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ तो अल्फ़ा की पावर 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा की पावर 2 को मुझे 22 में कन्वर्ट करना है क्योंकि मैं हाईएस्ट पावर देख रही हूँ, बाकी तो इससे कम है ना, 20 और 21, n का मतलब पावर इनकी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये चीज़ देखोगे कि मुझे चाहिए पावर मैक्सिमम 22 और यहाँ है अल्फ़ा की पावर 2, तो 2 को 22 बनाना है तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को अल्फ़ा की पावर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बेस सेम रहे और पावर ऐड हो गया अल्फ़ा की पावर 22 बन जाए। ये अल्फ़ा की पावर 22 बनेगा, यहाँ पे T22 आएगा और फिर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर सकूँगी। ठीक है, यानी इसको इसके साथ रिलेट किया और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया। इसी तरह से बीटा की पावर भी तो 22 चाहिए ना, क्योंकि जब आप T22 निकालोगे तो n को 22 यहाँ पुट कर रहे हो तो यहाँ पर भी पुट होगा और यहाँ पर भी, तो बीटा को भी सेम बीटा की पावर 20 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब अल्फ़ा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा की पावर 22 माइनस 6, ये अल्फ़ा की पावर 1 है, बाहर 20 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी 21 माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 20 दैट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ बीटा की पावर भी 22 माइनस 6 टाइम्स बीटा की पावर 21 माइनस 2 बीटा की पावर 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब क्या चाहिए मुझे? Tn तब मिलेगा जब मैं अल्फ़ा की पावर n में से बीटा की पावर n माइनस कर दूंगी। इसका मतलब मुझे ये दोनों इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप माइनस कीजिए इसमें अल्फ़ा की पावर 22, लेफ्ट साइड लेफ्ट से माइनस होगी, अल्फ़ा की पावर 22 माइनस बीटा की पावर 22, फिर 6 माइनस 6 कॉमन और अल्फ़ा माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, देखो माइनस जब ये माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा, फिर ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की,
माइनस और प्लस वाले टर्म में से माइनस कॉमन आएगा तो अंदर दोबारा से माइनस आ जाएगा, तो 21 माइनस बीटा की पावर 21, इधर -2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर 20 माइनस बीटा की पावर 20 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इस चीज़ को सॉल्व करो। ये जो चीज़ है अल्फा की पावर 22 माइनस बीटा की पावर 22, ये जो चीज़ है इसको मैं Tn लिखूंगी। क्या लिखूंगी? Tn, यानी T22 लिख सकती हूँ ना कि अल्फा की जो पावर है माइनस बीटा की भी वही पावर माइनस है, तो वो पावर टी के पैर में चली जाएगी, तो वही हुआ 22 था तो ये T22 बन गया, -6 टाइम्स ये क्या बन जाएगा? T21, -2 टाइम्स ये क्या बन जाएगा? T20 दैट इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? T22 में से -2 टाइम्स T20 हो रहा है, यानी ये वाली टर्म तो यहीं रखेंगे, इसको पहले उधर ले जाएंगे, तो T22 माइनस, यानी ये दोनों टर्म्स तो मुझे ऊपर चाहिए, T20 इज इक्वल टू, अब ये जो -6 है उधर ले जाओ, 6 T21। अब देखो 2 टाइम्स T21 डिवाइड में चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 है, मुझे 2 चाहिए, तो 6 के फैक्टर कर दिए, 2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब ये फैक्टर डिवाइड में चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ ये वाला फैक्टर मैं यहाँ ले आऊँगी 2T21 और यहाँ से ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये पूरे बॉक्स की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी थी, क्या वैल्यू आ गई? इधर 3 रह गया ना, मल्टीप्लाई में बचा हुआ, यानी ये 3 आंसर है। सो इट्स आंसर इज 3, दैट इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। एग्जाम में आपने यही करना है, 1 2 3 बॉक्स बना लेना, जो चीज़ चाहिए उससे रिलेशन होगा, रिलेशन में जो वैल्यूज पुट हो रही है उसके लिए एक और गिवन रिलेशन होगा, तो इन दोनों का यूज़ करके आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी से और लगाइए दिमाग कि क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज अ नॉन जीरो and a is equal to z square plus z plus 1 is real, then a cannot be take the value। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि यहाँ पे जब z कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है और आपको गिवन है कि ये जो a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 है, यानी ये जो वैल्यू है वो रियल है। ठीक है, ये a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें, फिर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, फिर 1 ऐड करें, तो जो a आएगा वो आपका रियल है। a की बात हो रही है कि a आपका रियल नंबर है, देन a कैन नॉट टेक द वैल्यू दिस, तो इनमें से a कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब आपको नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल इमेजिनरी इन सब की बात हो रही है, तो वहाँ आपका की पॉइंट बनेगा कि आपने डी के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ये आपकी एक रियल वैल्यू है, ए को मैं उधर ले जाऊं यानी -a तो इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी जो टर्म्स है वो प्लस साइन की हैं, तो इसमें कम से कम एक रूट इसका इमेजिनरी होगा, अक्कर करेगा। ठीक है, अल्टरनेट साइन नहीं है, कोई प्लस नहीं है माइनस नहीं है, अगर सबके साइन प्लस 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 चल रहे हैं दैट मीन्स आपकी जो ये वैल्यू आएगी, और a तो आपका एक रियल नंबर है ही यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है और ये जो क्वाड्रेटिक होगी ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी जो z की वैल्यू है, और इतना लंबा अगर नहीं भी सोचते इसको, देखो किसी भी लॉजिक को सोचने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है तो यहाँ पे एक रूट होगा कॉम्प्लेक्स में, नहीं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो आइडिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z में इक्वेशन है तो इसकी जो रूट की वैल्यू होगी वो z ही तो होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होगा यानी रियल नहीं होगा। अगर रूट रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, लेस देन 0 होगा। इक्वल टू 0 में इक्वल रूट्स होते हैं, पॉजिटिव में रियल रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल है, दैट मीन्स लेस देन 0। डी क्या होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0। बी की वैल्यू z का कॉफिशिएंट दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a z स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, c की वैल्यू 1 माइनस a कॉन्स्टेंट दैट शुड बी लेस देन 0। आगे सॉल्व करो इसको, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस a लेस देन 0, 1 माइनस 4 प्लस 4a लेस देन 0। ओके,
ये -3 हो गया, दैट इज़ लेस देन 0, 4a लेस देन 3, a की वैल्यू लेस देन 3/4। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि a जो है वो 3/4 से छोटा है ना। तो भाई एक बात बताओ, a 3/4 से छोटा नंबर है कोई? 3/4 तो नहीं है ना, यानी यहाँ इक्वालिटी तो दी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ a लेस देन 3/4 है। दिस मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 3/4, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी 3/4 नहीं हो सकती, इससे ये पता चल रहा है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया, a कैन नॉट टेक द वैल्यू 3/4। क्लियर है? तो बाकी वैल्यूज नहीं होंगी, तो a का क्या आंसर आ रहा है कि वो वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, कैन नॉट टेक द वैल्यू। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A1, A2, A3 आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में गिवन है, हार्मोनिक यानी HP में गिवन है। A20 और A1 की वैल्यू गिवन है, A1 5, A20 आपका 25। N इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एक तो इनको N, A, B, C, D जो भी दे रखे हो ना, इनको स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना कि ये इंटीजर है, रियल नंबर है कि क्या है, क्योंकि जब इनमें ऑप्शंस में वैल्यू आएंगी तो पॉइंट वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है, रियल है तो हम ले लेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको एक तो पॉजिटिव और एक इंटीजर, ठीक है, लिस्ट तो है। फॉर विच an आपका नेगेटिव रहे, द वैल्यू ऑफ 4n - 100 क्या होगी, ठीक है। एक्चुअल में मेन क्वेश्चन तो यही है कि वो आपसे n की वैल्यू जानना चाहता है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू निकाल दो। ये 4n - 100 दे दे, 3n - 50 दे दे, ये तो बाद की बात है। n की वैल्यू आ जाएगी तो वो यहाँ पुट हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मेन इज n फाइंड आउट करना है, और उसके लिए दो कंडीशन गिवन होंगी, A1 और A20। मोस्टली यही होगा, हर क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा और टू फाइंड आपको करना है। बस आपको यही करना है, गिवन का टू फाइंड के साथ लिंक क्या लगाएं, लॉजिक क्या लगाएं, फॉर्मूला क्या लगाएं, ठीक है, स्टेटमेंट को कैसे चेंज करके उसको सॉल्व करें। तो मेन चीज़ ये है जो थिंकिंग होती है हर स्टूडेंट की अपनी इंडिविजुअल, ठीक है ना। गिवन टू फाइंड तो पढ़ने सबको आते हैं, लेकिन गिवन का रास्ता टू फाइंड तक कैसे आप उसको लेके जाओगे कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाए, वो इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने अपनी माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, क्वेश्चंस का गिवन देखा, ध्यान से समझा और उसमें वही लॉजिक लगाया जो आपको यहाँ तक ले जाए। तो मेन क्या है, पहले तो गिवन का वही यूज़ करोगे जो उसका रिजल्ट निकलता है। पहली चीज़ ये दी है भाई, A1, A2, A3 HP में है, तो मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही, मैं आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और उसको कैसे हमें समझना है और कैसे हमें गिवन से रिजल्ट निकाल के टू फाइंड तक के रिजल्ट को कनेक्ट करना है। तो वो चीज़ आपने अपनी प्रैक्टिस में लेके आनी है। तो यहाँ देखिए जल्दी से इसको, तो भाई स्टार्ट जो क्वेश्चन है वो यहीं से है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये आपके HP है, ठीक है। अब बताओ, कोई चीज़ अगर HP में दी है तो पहला माइंड में रिजल्ट क्या आता है, किसका जो रेसिप्रोकल है वो AP में है। तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 ये सब आपके कहाँ हैं, AP में है, ठीक है। अगर AP है तो कोई ना कोई इसका कॉमन डिफरेंस होगा, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं कि D जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस है। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस D ले लिया। अब क्योंकि हमें A20 गिवन है तो हम A20 ही फाइंड आउट करेंगे। तो AP के अंदर हमने 1/A20 निकाला, क्योंकि AP की सीक्वेंस 1 में है तो बीच में कहीं ना कहीं 1/A20 होगा, और इसका फॉर्मूला होगा 1/A1 यानी फर्स्ट टर्म। AP की फर्स्ट टर्म ये है ना, ये 20th टर्म है, ठीक है। AP के अंदर ये 20th टर्म का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म प्लस में 20 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ओके। 20th टर्म प्लस 20 - 1 और कॉमन डिफरेंस हमने डिस्पोज किया था, तो 1/A20 इज इक्वल टू 1/A1 प्लस 19D, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालिए, A20 की वैल्यू पुट कर दो 25, सो इट इज़ 1/25 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 प्लस 19D। सॉल्व कीजिए इसको, 19D की वैल्यू आ जाएगी 1/25 - 1/5, एलसीएम आया इसका 25,
1 माइनस 5 यानी -4/25। तो भाई डी की वैल्यू आ गई -4/19 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डी की। डी आपका नेगेटिव आ रहा है, डी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज़ आपकी नेगेटिव की, इसमें हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी थी कि ए एन आपका लेस देन 0 हो। तो अब आपका डी भी नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन आपका नेगेटिव हो सकता है इस डी का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया। अब ये रब कर देते हैं इसको। अब ये वाली कंडीशन कि ए एन हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, एक इक्वेशन बन चुकी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a1 प्लस n-1 इंटू में डी दैट शुड बी लेस देन 0। डी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/a1 आपका 5 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी 1/5 प्लस n-1, डी की वैल्यू -4/19 मल्टीप्लाई 25 दैट इज़ लेस देन 0। ठीक है भाई, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इस टर्म को उधर ले जाएंगे, प्लस का है यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ से गायब कर दूँ इसको, 1/5 इधर आके -1/5 हो गया। अब एक बात समझो ध्यान से, जब प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाए या उधर की टर्म माइनस की इधर आके प्लस की हो जाए, लेस का साइन लेस ही रहेगा। ये ग्रेटर या लेस का मतलब चेंज कब होगा, लेस ग्रेटर में हो गया, ग्रेटर लेस में, वो तब जब आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करोगे। अब ये देखो, ये माइनस का 4 है, यानी ये माइनस आपका बाहर है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। माइनस और माइनस कैंसिल होंगे तो तभी होंगे ना जब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होगा। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, इसको हटा दिया, तो लेस वाला साइन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर में। क्लियर चीज़ ये, आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 19/25 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, 5 से 25 कैंसिल, ये आ गया। तो यहाँ से आ गया 4n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 95। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4n-4 ग्रेटर देन 95। दिस इम्प्लाइज 4n ग्रेटर देन 95 प्लस 4n ग्रेटर देन 99। दिस इम्प्लाइज क्या वैल्यू आएगी, n ग्रेटर देन 99/4। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। यस, एब्सोल्युटली क्लियर। सो n इज़ ग्रेटर देन 99/4। क्लियर है भाई। जब 99/4 से कोई नंबर बड़ा है, इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1, 4 चौके 16, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी n जो है वो बड़ा आ रहा है 24 पॉइंट समथिंग, जो भी आए पीछे। तो यानी n ग्रेटर, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो जब आप ये कहते हो ना कि जैसे मान लो ये वैल्यू होगी 1, 2, यहाँ तक 23, 24, ये 25, तो जब हम कहते हैं भाई 24.5 से कोई नंबर बड़ा है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की। n तुम्हारा क्या है, इंटीजर। तो 24.5 से कोई बड़ा इंटीजर, या 24.6 कह लो, 7 कह लो, 3 कह लो, कुछ भी, 24.5 कुछ भी से पहले कोई भी बड़ा इंटीजर, वो डायरेक्ट क्या दिख रहा है, 25। तो हम कहेंगे n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बिकॉज n इज़ इंटीजर। तो उसकी वैल्यू हम डेसिमल में नहीं छोड़ेंगे, हमने इंटीजर उससे नेक्स्ट क्या ले लिया, 25 ले लिया, क्योंकि जो 24.5 से बड़ा होगा वो किस इंटीजर से बड़ा होगा, 25 इंटीजर से बड़ा होगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर इक्वालिटी पे जाएगी तो 25 पे जाएगी। अब ये मत समझना कि मैम जो इससे बड़ा होगा वो 24 से भी तो बड़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन n जो लेना है वो 24 से बड़ा ही तो लेना है। तो ऐसा नेक्स्ट इंटीजर जो 24 से बड़ा हो तो वो कौन आएगा, 25। तो आपने भाई इंटीजर मानते हुए n को 25 ले लिया, n आपका यहाँ आ गया 25। तो ये लिस्ट वैल्यू आ गई। लिस्ट वैल्यू अब आपने यहाँ पुट कर देनी है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन ये था। ठीक है, मेन तो वैसे मैंने कहा था ना ये चीज़ निकालनी है, उसके बाद तो जस्ट पुटिंग होगी। तो हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ 4n-100 दैट इज इक्वल टू 4n की वैल्यू 25 पुट कर दी, -100, 100 - 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको सबको क्लियर हो गया। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज डन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझो भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। 6 कार्ड एंड 6 एनवलप। ठीक है, 6 कार्ड हैं, 6 एनवलप हैं, आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 के 6 पे, चाहे वो कार्ड हो चाहे एनवलप हो, 6 नंबर लगे हुए हैं। तो भाई पहली लाइन पढ़ के जितना समझ आया ये है कि ये हैं आपके एनवलप 1, 2, 3, 4, 5,
6, ठीक है। और ये हैं आपके लेटर, ये वाले, ये जो डैश का मैं निशान बना रही हूँ ये, तो इनको लेटर और इनको एनवलप मान लो, और लेटर मान सकते हो या कार्ड मान सकते हो, कोई क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इन पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है भाई, कार्ड जो हैं वो एनवलप के अंदर डाले जाएंगे, लेकिन किन कंडीशंस में डाले जाएंगे वो पढ़ते हैं आगे। कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवलप्स सो दैट ईच एनवलप, हर एक एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड, ठीक है भाई। एक एनवलप को एक ही कार्ड मिलेगा, आप रिपीटेशन वाला यहाँ कोई केस नहीं है। एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर। बात समझ आ गई? इसका मतलब एनवलप के ऊपर भी नंबर है 3 4 5 6, लेकिन कोई भी कार्ड उस एनवलप में प्लेस नहीं किया जाएगा जिनका सेम नंबर हो, यानी कार्ड का नंबर 3 है और इसका भी 3 है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? 4 का 4 में नहीं जाएगा, 5 का 5 में नहीं जाएगा, 6 का 6 में नहीं जाएगा। सो नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर एंड मोर ओवर, और इसके बाद और एक और कंडीशन है, द कार्ड्स नंबर्ड 1, जिस कार्ड का नंबर 1 है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द एनवलप नंबर्ड 2, यानी जिस एनवलप का नंबर 2 है ना, तो 1 वाला कार्ड 2 वाले एनवलप में हमेशा फिक्स है, उसकी जगह वो वहीं जाएगा। यानी ये जो कार्ड है ये मैंने क्या लिखे हैं, कार्ड, और ये मैंने क्या लिखे हैं, एनवलप, ठीक है भाई। तो ये वाला जो कार्ड है उसके लिए तो ये एनवलप फिक्स हो गया, बाकी जो अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट है वो इसकी करनी है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन, यानी ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं ये कितने तरीक़ों से अब आप कर सकते हो, उनके वेज आपको फाइंड आउट करने हैं। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली है भाई, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना कि जब यहाँ पे भी नंबर हो यहाँ पे भी नंबर हो, ये इसी नंबर में नहीं जाना चाहिए, इस टाइप का, यानी प्लेसमेंट सेम ना हो, तो वो हमारा डी अरेंजमेंट का टॉपिक हो जाता है। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने n ऑब्जेक्ट्स की डी अरेंजमेंट करनी है, यानी उनको अरेंज उस तरीके से करेंगे जैसे 3 3 में ना जाए, 4 4 में ना जाए, 5 5 में ना जाए, 6 6 में ना जाए। तो 3 किस में जाएगा, 3 को छोड़ के बाकी किसी में भी, 4 4 को छोड़ के बाकी किसी में भी, इस टाइप से ना। तो उसके लिए हमने उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट का, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है डी एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। कहाँ तक जाएगा, प्लस -1 की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल तक, ठीक है। ये -1 की पावर n क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवन है तो लास्ट आपका प्लस पे ख़त्म होगा, ऑड है तो लास्ट का साइन माइनस आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है, ठीक है भाई। तो ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो। n फैक्टोरियल की अंदर आपका ये 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू 1 हो गई, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हुआ, कैंसिल होते ही आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ये ख़त्म। फॉर्मूला समझ आ गया ना पहले, तो ये चीज़ आ गई। अब कई बार बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 1/2 फैक्टोरियल से शुरू किया होता है, उसकी वजह ये है कि 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल ऑटोमेटिक सी बात है भाई, वो कैंसिल हो जाएगा, बट जो मेन फॉर्मूला है वो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल होता है। सो दिस इज़ डन। तो अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये डी अरेंजमेंट का केस है, यहाँ एनवलप और लेटर दोनों पे नंबर है, और ये कहा गया है कि सेम नंबर वाला एनवलप सेम नंबर वाले लेटर को कंटेन नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है सबके साथ डी अरेंजमेंट है, यानी 3 3 को छोड़ के बाकी कहीं पे भी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये दे दी कि जिस कार्ड पे 1 लिखा हुआ है वो नंबर 2 वाले एनवलप के अंदर ही रहेगा, तो ये तो आपके डी अरेंजमेंट से बाहर है, क्योंकि ये चीज़ फिक्स है। तो डी अरेंजमेंट अब कितने ऑब्जेक्ट्स की होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक बात समझो भाई,
दो एक में गया तो ये तो अपने आप ही रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट का मतलब यही होता है ना कि तीन तीन में ना जाए। तो दो दो में कहाँ जा रहा है, दो तो एक के लिए फिक्स हो गया है ना। तो अगर दो यहाँ पे एक में गया तो उसके बाद उस केस में जहाँ दो वाला कार्ड एक एनवलप में चला जाएगा, उस केस में चार ऑब्जेक्ट रह जाएंगे, 1 2 3 4, जिनको हमें एनवलप में अरेंज करना है। केस यहाँ पे दो बन रहे हैं। पहला केस कि 2 1 में चला जाए तो सिर्फ तुम्हारे 4 एनवलप बचेंगे, 4 लेटर बचेंगे जिनको रीअरेंज करना है। या सेकंड केस कि 2 1 में नहीं जाए, 2 अगर 1 में नहीं जा रहा तो 1 को छोड़ के मतलब कहीं पे भी जा रहा है तो 1 2 3 4 5, फिर तो आपके पास 5 ही ऑब्जेक्ट है जिनको आपने 5 एनवलप में क्या करना है, रीअरेंजमेंट उनकी करनी है। बात समझ आ गई। तो एक बार तो आपके 4 ऑब्जेक्ट की रीअरेंजमेंट होगी और एक बार 5 की होगी। तो क्यों होगी, क्योंकि 2 वाला एनवलप जो है वो 1 के लिए फिक्स कर दिया, तो यहाँ से 2 जो है वो सुरक्षित है कि 2 में तो जा ही नहीं रहा ना। तो अब 2 किस में जाएगा, या तो 1 में या बाकियों में। अगर 2 1 में चला गया तो पॉसिबिलिटी है ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट के ऊपर ही तलवार लटकेगी भाई, इनका काम है इनको रीअरेंज करना, भाई ये तो इसमें चला गया। और अगर ये इसमें नहीं गया तब हो सकता है ये इसमें चला जाए, लेकिन ये भी तो इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है, मतलब फिर तो आपके 5 हैं मैदान में, जो अब 5 की आपने क्या करनी है, रीअरेंजमेंट। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि यहाँ 2 केसेस हम क्यों बनाएंगे और कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये फॉर्मूला आपका लिखा रहेगा यहाँ पे, इसके मैं ठीक है। तो भाई यहाँ 2 केस बनेंगे। केस 1 जब कार्ड 2 जो है कहाँ जाए, एनवलप 1 में चला जाए, ठीक है। मैं टिक कर देती हूँ, यानी कार्ड 2 एनवलप 1 में है। तो सिर्फ किन की अरेंजमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 तो 2 में ये एनवलप थे, ये आपके क्या हैं, कार्ड। 1 2 में चला गया, 2 1 में चला गया, तो सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट बचे। तो आपका फॉर्मूला D4 के लिए लगेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, भाई 4 को 4 में डालना है। तो फॉर्मूला हुआ 4 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला वहीं तक जाता है जहाँ ये आपका 4 मतलब n होता है, dn है तो नीचे n फैक्टोरियल तक जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू 2 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 × 2 यानी 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 12 12 दूनी 24, ठीक है। आई होप भाई कैलकुलेशन अपनी कर लेना। ये आपका 12 आ जाएगा, 6 × 24 आ गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 × 12 12 दूनी 24 है ना ये, हाँ। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 9। तो D4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, केस 1 में D4 जो है वो आपका 9 वेज से हो रहा है। तो ये आंसर है इसका। अब इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट केस भी यहीं सॉल्व करूँगी, इसलिए इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। आंसर मैंने वहाँ लिख दिया केस 1 में हमें जो मिला है। अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में व्हेन कार्ड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एनवलप नंबर 1, जिस एनवलप का नंबर 1 है कार्ड उसमें नहीं जा रहा। अब उस केस में तो ऑब्जेक्ट कितने रह गए, 5, एनवलप भी कितने हैं, 5। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट 5 ऑब्जेक्ट्स की हो रही है। रीअरेंजमेंट 5 ऑब्जेक्ट्स की हो रही है तो फॉर्मूला भी 5 के लिए लगेगा। D5 का फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, अरे ये तो हो ही गया था, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं एक ही वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको। सॉल्व कर लिया, ये 5 फैक्टोरियल ही नीचे आ जाएगा। वैसे ऐसे मत लेना कि इनको पूरा सॉल्व करके, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, ये 24 होगा, और ये 5 जो कि 20 120 होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको ये 120 आ जाएगा पूरा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये पूरा इसको सॉल्व करो, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस ये आपका बचेगा 40 प्लस 2
यानी 42। मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में रह गया गड़बड़। अरे 24 3 कहाँ आएगा, ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 फैक्टोरियल निकाला था ना। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कर देती हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 थी, तो 24 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 चौके 4 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 24 × 5 करके ही 120 आ रहा था, तो जब 24 120 को डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, तो ये बचा, जैसे 4 बचेगा, 44 वेज, ठीक है। तो केस 2, तो केस 2 का जो रिज़ल्ट आया भाई आपका, उसमें 5D अरेंजमेंट हुई थी और इसका आंसर आया 44 वेज। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, आप इनको ऐड कर दीजिए, 9 + 4 यानी 53 वेज। सो आपका सॉल्यूशन है 53 वेज। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, हाँ आंसर इज़ करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा यहाँ पे, 53। ये डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लर्न रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सेट आपको गिवन है, एक बी सेट गिवन है, और आपको बताना है कि अगर ए और बी कोई भी 2 सेट है तो इनमें से ये क्या रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है। ये सारे रिलेशन एकदम चेक हो सकते हैं अगर आपको ए और बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स का नेचर पता चल जाए कि वो किस टाइप के एलिमेंट है। तब आप देख के बता सकते हो ना कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में होंगे या नहीं, बी वाले ए में है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, सेट्स के बीच में क्या है, या तो वो इक्वल है या उनका मतलब डिफरेंस नॉट 5 है, या ये इसमें कंटेन है या वो उसमें कंटेन है। बस वो तभी पता चलेगा जब आप सेट को ओपन कर लोगे और उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लोगे कि कौन सा एलिमेंट उसके अंदर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ए सेट देखो भाई, ए में वो अल्फा आएंगे कि sin अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू √2 कोस अल्फा, यानी अल्फा के ऊपर रिजल्ट है, ठीक है। तो आपने अल्फा का एग्जैक्ट नेचर पता करना है। तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो a इज इक्वल टू अल्फा सच दैट sin अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस है, sin अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ अल्फा। क्लियर? अल्फा सच दैट sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोस अल्फा उधर चला जाएगा, प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस √2 कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा sin अल्फा कोस अल्फा कॉमन, आप उस साइड भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर अगर कॉमन निकालते तो कई बार एंगल समझा जाएगा, तो उस साइड कॉमन निकालती हूँ। कॉस अल्फा आप कॉमन निकाल लो, इधर 1 बचा, इधर क्या बचा, √2, ठीक है। मुझे इसको कंबाइन करना है, ठीक है। जो ये फैली हुई है ना कंडीशन, इसको इकट्ठा करके एक शॉर्ट कंडीशन बनानी है। कॉस अल्फा डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड में आ गया भाई, ठीक है। आपको पता है साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, टेंजेंट अल्फा, तो रद्द कर दो इसको यहाँ से, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई ये। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि ए के अंदर वो अल्फा है जहाँ पे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये आ रही हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू भी क्या है भाई, अल्फा सच दैट, क्योंकि साइन कोस अलग अलग से पढ़े थे, अब इसको कंबाइन कर रहे हैं हम। कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2 साइन अल्फा, ठीक है। नाउ अल्फा सच दैट, सेम इसमें भी वही है, साइन अल्फा वाली टर्म है तो उसको इधर ले आओ, ठीक है, या इस वाली साइन को उधर ले जाओ। तो यहाँ क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आएगा, फिर साइन को उधर ले जाओ, √2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2 + 1 साइन अल्फा आपका कॉमन, ठीक है। यहाँ पे भी वही अल्फा की बात हो रही है, अल्फा सच दैट। अब मैं इस नंबर को इधर ले आती हूँ, कॉस को उधर ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंजेंट अल्फा बनाना है, उधर भी tan अल्फा ही पड़ा है। तो साइन बाई कॉस यानी टेंजेंट अल्फा, ये 1/√2 + 1 इधर आ जाएगा, 1/√2 + 1 दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ से जो हमारा b आ रहा है, देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आ गया, ठीक है। a वहाँ आ गया, b यहाँ आ गया, तो b की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ गई अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 + 1। आपको पता है रूट नीचे नहीं छोड़ना, चलो भाई इसको ऊपर ले जाते हैं। अल्फा सच दैट tan अल्फा √2 - 1 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, तो a² - b² 2 - 1 यानी 1, तो ये बनेगा ये फॉर्मूला,
ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अरे वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, 1 + √2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये तो आपका √2 - 1 कैसे हुआ? हाँ ये ऐसे हुआ भाई, देखो जब मैं यहाँ खड़ी होती ना, यहाँ वाला साइन नहीं दिखता, तो ये देखो ये साइन अल्फ़ा जब मैं यहाँ लेके गई तो मैंने इसको प्लस को क्या रखा, प्लस ही रखा, जबकि ये क्या हो जाना चाहिए, माइनस। ठीक है, ये ध्यान में नहीं रहा, हाँ ये इक्वालिटी का ही साइन था ना इधर। ठीक है, बस यही गड़बड़ हुई है कि साइन अल्फ़ा उधर जाके माइनस साइन अल्फ़ा होगा, फिर जब ये कॉमन आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा साइन, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, माइनस का, और ये रहेगा माइनस का। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 + 1। ठीक है भाई, तो अब देखो tan अल्फ़ा आपका √2 + 1 आ रहा है, ये कंडीशन आ रही है ना कि B में वो अल्फ़ा है जब tan अल्फ़ा √2 + 1 हो, A में वो अल्फ़ा है जिन पे tan अल्फ़ा √2 + 1 हो, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम दोनों रिजल्ट से कह सकते हैं कि आपका A किसके इक्वल है, B के। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे यू कैन डन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ द एंगल्स A, BC ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, आपको पहली कंडीशन ये दी है कि जो आपके एंगल्स हैं ABC वो किस में है, AP में है, और ये ABC क्या है, ट्रायंगल्स के एंगल। तो कैपिटल A यानी ये एंगल, कैपिटल B ये वाला, और कैपिटल C ये वाला। ठीक है, उसके बाद ABC जो है वो डिनोट करता है लेंथ को अपोजिट टू द एंगल दिस एंड दिस। ठीक है, कई बार बच्चे इस लाइन को बड़ा इजी ले जाते हैं, वो ये सोचते हैं स्मॉल a कैपिटल A के हमेशा सामने ही होगा, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है, एग्जामिनर कुछ ना कुछ टर्निंग भी कर सकता है। तो हर स्टेटमेंट में चाहे लगे कि हाँ फॉर्मल हो सकती है ये, पर उसको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट मिस्टेक मत कर देना। तो ABC किसके अपोजिट गिवन है, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ठीक है, इसमें सही लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कुछ चेंज करके दे भी दे, तो अपोजिट ले लिया। x की वैल्यू ये है, x इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। आपको ये बताना है कि अगर x ये हो तो बताओ इनमें से किस का रूट होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, AP से शुरुआत करी है, उसके बाद बीच में ट्रायंगल लिया है, और फिर बात कर रहे हैं कि x इसमें से किसका रूट होगा, किसका रूट होगा। हमें मतलब करना क्या है, इसका मतलब वही बात होगी, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ट्रायंगल का, और तीसरा पॉइंट ये। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हम x को बता सकें कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का वो रूट है। क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी, आप सेटिस्फाई करवा के देख लोगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया वो इसकी इक्वेशन होगी, वो इसका रूट हो गया, x उस इक्वेशन का रूट हो गया। तो मेन पर्पज़ x की वैल्यू निकालना। x तो भाई तब निकलेगा जब इसमें A, B, C और इनका यूज़ होगा, तो 1 2 कंडीशंस का। तो भाई हमें जो पता है हम वो लेके चलते हैं। ठीक है, अपने आप अटैच हो जाएगा बीच में ये। तो पहला रिजल्ट ये और दूसरा ये। तो पहला A, B, C AP में गिवन है, सिंस कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर इन AP, देयरफॉर AP का रिजल्ट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो A + C। ठीक है, ये आ गया भाई। अब क्योंकि ABC ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है, तो यहाँ से सेकंड रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट यूज़ कर लिया। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। A + C को मैं 2 भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो A + C ब्रैकेट में डाल दो, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2B, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो मैंने ये 2B पुट कर दिया, तो 180 डिग्री। यहाँ से 3B = 180 डिग्री, तो B की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 डिग्री आ गई। समझ आ रही है बात। तो B एंगल आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर B 60 डिग्री है और B का 2 टाइम्स कर दे तो सम ऑफ इनके इक्वल है, तो A + C का सम भी कितना आ रहा है, 60 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, तो भाई 60 डिग्री अगर एंगल आ रहा है यहाँ पे, और आपका और क्या था इसमें, तो अगर एक एंगल आपका ये 60 डिग्री का है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि इन दोनों का सम ये भी आपका कितना आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ ये है, तो इन दोनों का सम अगर 120 है, तो यानी ये भी आपका 60 और 60। तो ये कौन सी ट्रायंगल हो सकती है, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है तो उसमें तीनों साइड्स यानी ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ए बी सी की वैल्यू सेम है तो एक्स हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ आ जाओ भाई, एक्स की वैल्यू ए अपॉन सी इक्वल हो गया, क्योंकि ए बाई ए लिख सकती हूँ मैं, ए बी सी तीनों सेम है, तो ए बाई ए ये क्या हो गया 1 साइन 2c प्लस साइन 2a में ये इक्वेशन रह गई, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर इक्वल तो कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन सी कॉस सी प्लस 2 साइन ए कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, वैल्यू पुट हो सकते हैं यहाँ पे किसी की, साइन 2a की, साइन 2c की वैल्यू चेक करो। यस क्लास, यहाँ पे भी हमने जल्दी कर दी कि ए बी सी इक्विलेटरल होगा। एक चीज़ समझने वाली है कि हमने रिजल्ट कैसे लगा दिया भाई, ये 60 आ गया, इन दोनों का सम 120 है, बट ये तो कहीं नहीं कहा ना कि ए और सी इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लो ए प्लस सी यहाँ से 120 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 60 पुट करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, तो ए और सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो उसको 120 बनाए। 90 प्लस 30 भी तो 120 होता है ना। उसमें मेरा दिमाग चला कि भाई 60 60 120, अरे कहीं ए और सी इक्वल थोड़ी ना दिए हुआ है आपको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इक्विलेटरल होगा, ठीक है। सॉरी अगेन, वी कांट से इट मे और मे बी, लेकिन जब आप कोई रिजल्ट लगा रहे हो वो तभी लगाओगे जब वो 100% श्योर है कि मतलब वही रिजल्ट इसमें यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, a प्लस सी 120 है तो 90 प्लस 30 भी 120 होगा, 60 प्लस 60 भी 120 होगा, तो पॉसिबिलिटी है बट डन नहीं है, क्योंकि a और c को लेके कुछ नहीं कहा। तो हम भी स्मॉल a स्मॉल c और स्मॉल b को लेके कुछ नहीं कह सकते कि ये इक्विलेटरल है तो इक्वल होगा, हम नहीं कह सकते। फिर हम इसमें क्या करेंगे भी, तो हम और कुछ फॉर्मूले लगा लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक मैंने आपको साइन फार्मूला बताया हुआ है, पढ़ा भी होगा आप सबने। साइन फार्मूला क्या कहता है कि कोई भी साइड है उसके अपोजिट वाले एंगल के जो साइन ए अपॉन ए करो या ए अपॉन साइन ए करो, एक ही बात है। तो ए अपॉन साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी, ये रेशो सेम होगी, ठीक है। अब ये रेशो सेम है तो मैंने इसका नाम कुछ रख लिया के, सपोज मैंने के नाम रख लिया। तो अब मुझे अपने फॉर्मूले में, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता भाई, ये मैंने तब करा था जब इक्विलेटरल हमने सपोज कर लिया था, सी अपॉन ए, ठीक है। ए बाई सी चाहिए तो मुझे ए को सी रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें, पहले ए की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के साइन ए, बी की वैल्यू आ जाएगी के साइन बी, सी की वैल्यू आ जाएगी के ऑफ के इंटू में साइन सी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे कि ए और सी जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, यानी ए अपॉन सी, तो के साइन ए की वैल्यू के साइन ए और सी की वैल्यू के साइन सी, के से के कैंसिल। फिर आपको सी अपॉन ए चाहिए तो साइन ऑफ सी ऊपर आ जाएगा और साइन ऑफ ए नीचे आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो अब ये सब रब कर देते हैं इस साइड वाला, क्योंकि इन सब का काम हो गया कंप्लीट। दिस इज डन। यस क्लास, देखिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो a अपॉन सी यानी साइन a अपॉन में साइन c, इसकी वैल्यू निकाल दी, a बाई सी की वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, साइन 2c, c अपॉन a की वैल्यू साइन c अपॉन साइन a। ये हाँ जो हमने यहाँ गड़बड़ करी हो जाती है कई बार, साइन 2a। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन a अपॉन साइन c, साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c कॉस c प्लस साइन c अपॉन साइन a, इसका फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, ठीक है। अब देखो साइन c से साइन c कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल,
2 आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आप सबको पता है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस सी का, ठीक है। अब a प्लस सी की वैल्यू, अब यहाँ a प्लस सी की वैल्यू वो पुट करेंगे जो पहले थी, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या था आपका 120 डिग्री, क्योंकि 2b के टाइम्स था, 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो ये 120 डिग्री है, तो 2 साइन 120 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स साइन 120 को मैं कैसे सोल्व करूँगी, 180 माइनस 60, ठीक है, लिखा जा सकता है। 180 में से कुछ कम करा सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन ऑफ 60, 2 टाइम्स साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर क्या आ रहा है आपका √3, किसकी वैल्यू x की। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x आपके पास कितना आ गया भाई, √3 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू √3 है, तो अब ये चेक कर लो कि √3 कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें पुट करो, √3 का स्क्वायर 3, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस यहाँ 1 से माइनस x मतलब √3, तो माइनस √3 प्लस √3 ये भी कैंसिल, तो पहली इक्वेशन को ही √3 ने सेटिस्फाई कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई x इक्वल टू √3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का रूट है। समझ आ गई बात। तो इस तरह से करेंगे। वो जल्दबाजी आप कभी ऐसे मत करना कि a प्लस सी अगर 120 है तो वो फर्स्ट पेयर जो मेरे माइंड में आया कि भाई 60 120 होगा। ध्यान ये भी होना चाहिए कि a और c जब तक आपको इक्वल नहीं कहा हुआ तब आप 60 नहीं ले सकते, ठीक है। 90 30 का भी पेयर बन सकता है और भी पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एंड दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x² + y² - 6x - 4y - 11 = 0 touches the circle at point A and B. If capital C is the center, then the equation of the circumcircle of triangle ABC. ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो पहले तो भाई इसकी पिक्चर ही ड्रॉ होगी, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या कह रहा है। टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया इस पॉइंट से, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर, यानी सबसे पहले एक सर्कल बना लो और यहाँ पे कहीं दूर एक पॉइंट ले लिया M1,8, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो, तो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट्स कौन कौन से टच कहाँ कर रहा है, टच द पॉइंट एट A एंड B, ठीक है। वो सर्कल को कौन कौन से पॉइंट्स पे टच कर रहा है, A और B पे, A और B पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है, इस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर है वो कौन सा पॉइंट है, कैपिटल C पॉइंट है। आपको बतानी है इक्वेशन सर्कम सर्कल ट्रायंगल ABC की, यानी A यानी सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये कुछ अच्छे से नहीं बनी फिगर, सर्कल गोल बनेगा ना तो ये इस तरह से जाएगा कुछ, ठीक है। ये स्लाइंटली आपको इस तरह से दिखेगा कि ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये लो, ठीक है। आप अपनी फिगर दोबारा भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये A से B पॉइंट जोड़ दिया, ये A से C तक, इस C को थोड़ा सा मैं इधर ले लेती हूँ समझाने के लिए कि मान लो ये सेंटर है, ये 90 डिग्री था इधर और ये भी इधर क्या था 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या बताना है कि A B C ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका सर्कम सर्कल निकालो, यानी सर्कम सर्कल क्या होता है, जो इनको पास करके जाए। अब यही क्वेश्चन यहाँ ABC के बजाय अगर ट्रायंगल MAC गिवन होगा ना तो भी सेम होगा, दोनों क्वेश्चन सेम होंगे। ये क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है ना ये वाला, ये यही होता है कि इससे पास करता हुआ कोई मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। ये सर्कल है, वो लग नहीं रहा सर्कल, बोर्ड पे इस तरह से बना है, लेकिन ये जो डॉट वाला है ना ये आपका क्या है, सर्कल बन रहा है। सर्कल बन रहा है BCA पॉइंट को टच कर रहा है। अगर BCA पॉइंट को टच कर रहा है तो ABC ये ट्रायंगल ही तो है। आप सर्कम सर्कल किसको कहते हो, सर्कम सर्कल हम किसको कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है तो वो ऐसे भी हो सकते हैं ट्रायंगल, ज़रूरी थोड़ा वो पूरी बड़ी बीच में दिखे और उसका सेंटर इस टाइप से हो जाए, ठीक है।
अगर आप किसी सर्कल, कोई भी मतलब सर्कम सर्कल है जो ट्रायंगल को अंदर कंटेन कर रहे हैं, उसके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जा रहा है मेन, ठीक है। तो ये जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ ट्रायंगल MAC को लेके बनता है, ठीक है। यहाँ पे ABC भी हो सकता है और MAC भी, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक्चुअल में ना ABC नहीं आएगा बल्कि यहाँ MAC ही आना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जामिनर यहाँ ABC डाल देता है और वो सॉल्व MAC वाले तरीके से ही करता है उसको, ठीक है। बट लॉजिक देखा जाए तो MAC का ज़्यादा लगेगा, ABC वाले का नहीं। तो यहाँ पे चाहे ABC दिया हो चाहे MAC, तुमने बाहर वाले पॉइंट से ऐसे करना है कि तीनों वर्टिसेस को भी ये क्या करे, टच करे। अब ये चीज़ देखो भाई, अगर ये टच कर रहा है तो MC जो है ना, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, डायामीटर, क्योंकि ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंटर, ठीक है। अगर ये डायमीटर पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो डायमीटर ऑफ पॉइंट, M की तो पॉइंट आपको पता है 1 और 8, और C के जो पॉइंट है वो इसकी इक्वेशन से निकल जाएंगे, क्योंकि C सेंटर है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -½ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3, -3 यानी +3, हाफ कोफिशिएंट ऑफ 4 यानी 2, माइनस साथ में तो +2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन तो वो 3 आ जाएगा, y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन तो वो 2 आ जाएगा। M और C डायमीटर हैं इस सर्कम सर्कल के, और ये दोनों डायमीटर फॉर्मूला बनाएंगे अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल जिसका जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 8 और 3 2। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, x - x1 यानी 1, x - x2 यानी 3, प्लस y - y1 और y - y2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - 4x + 3 y² - 8 और 2 10y + 8 दूनी 16 इक्वल टू 0, ठीक है। x² - 4x + 3 y² 8 और 2 10y + 16, ठीक है। करेक्ट है भाई यहाँ पे। तो x² + y² - 4x - 10y + 19 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्या है ये इक्वेशन, x² + y² - 4x - 10y, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने ऐसे करना है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।